स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो है एक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर और उसका नाम है जीन थेरेपी। इसको हिंदी के अंदर हम लोग जीन चिकित्सा कहते हैं। देखिए, इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? जब तक बायोटेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था तब तक कोई बच्चा जब किसी आनुवंशिक विकार के साथ में पैदा होता था तो उस घर के जो पेरेंट्स थे और जो डॉक्टर थे वो ये मान के चल लेते थे कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक विकार है और ये किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकता है, राइट। और ये जो विकार है वो उस पेशेंट की डेथ के साथ में ही जाएगा। मतलब कोई आशा की किरण नहीं थी कि उस जेनेटिक डिसऑर्डर को या उस जेनेटिक डिफेक्ट को हम ठीक कर पाए। लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी का विकास हुआ, राइट, डेवलपमेंट हुआ, तो फिर एक आशा की किरण जगी कुछ ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो जेनेटिक फॉल्ट से ग्रसित थे। मतलब यह है कि आज हमारे पास में ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा कि हम पेशेंट के शरीर से नॉन फंक्शनल जीन को हटाकर या उसके फंक्शन को टेक ओवर कर सकते हैं एक फंक्शनल जीन को शरीर के अंदर इनोकुलेट करके। और इसी तरीके के जो एप्लीकेशन को हम क्या कह देते हैं? जीन थेरेपी कह देते हैं। तो हमारे आज का वीडियो जो बेस्ड है वो जीन थेरेपी पे है। ओके, अब सबसे पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये जीन थेरेपी क्या है। तो इट इज अ मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और इन एम्ब्रियो। मतलब मान लीजिए कि किसी एक भ्रूण के अंदर या किसी एक जीव के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट डायग्नोज होता है या कोई जेनेटिक डिफेक्ट की पहचान होती है, तो हम जीन थेरेपी के द्वारा उस जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं और इसे ही हम क्या कह देते हैं? जीन थेरेपी कह देते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में, नटशेल के अंदर हम ये कह सकते हैं टू करेक्ट अ जेनेटिक डिफेक्ट, टू करेक्ट अ जेनेटिक डिफेक्ट वी यूज अ एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी नॉन एज द जीन थेरेपी। ठीक है, अब सामान्य शब्दों में कहूं तो इसमें करते क्या है? तो इस थेरेपी के अंदर, इस जीन थेरेपी के अंदर हम उस जीव के अंदर या उस पेशेंट के अंदर जो डिजीज से, जेनेटिक डिफेक्ट से ग्रसित है, उसकी सेल्स और टिश्यूज के अंदर हम फंक्शनल जीन्स को डालते हैं। यानी कि हियर द जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स और द टिश्यूज टू ट्रीट द डिजीज। मतलब कि डिजीज को उपचार करने के लिए हम रोगी के कोशिका के अंदर या उत्तक के अंदर जीन्स को, फंक्शनल जीन्स को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एक चीज आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं? जीन्स के कारण। हर कैरेक्टर के लिए क्या होती है? जीन्स होती है। अब यदि कोई जीन में ही कोई डिफेक्ट आ जाए तो वो कैरेक्टर जो है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस ही नहीं होगा और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज से क्या हो जाएगा? ग्रसित हो जाएगा। क्लियर? अब जीन थेरेपी के अंदर और क्या करते हैं हम? Here delivery of the normal gene is done in an individual or embryo to take over the function of non-functional gene। मतलब हम इस जीन थेरेपी के अंदर जो रोगी व्यक्ति होता है, राइट, जो पेशेंट होता है, राइट, उसके शरीर के अंदर हम फंक्शनल जीन को डालते हैं ताकि वो जो फंक्शनल जीन है वो नॉन फंक्शनल जीन के फंक्शन को टेक ओवर कर ले। आर यू गेटिंग? देखो वापस से पढ़ रहा हूं। Here delivery of normal gene is done in an individual or in embryo to take over the function of non-functional gene। अच्छा, याद रहे हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं जीव या भ्रूण। मतलब डिजीज का यदि डायग्नोज एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाए तो हम फंक्शनल जीन को चाहेंगे कि भ्रूणी अवस्था के अंदर ही डाल दें, राइट। और यदि बर्थ के बाद में वो डिजीज डायग्नोज होती है तो नेचुरल है कि फिर बर्थ के बाद में इंडिविजुअल के अंदर हम उसको इनोकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो जीन थेरेपी है इसका सबसे पहले ट्रायल जो है वो कौन से ईयर में किया गया था? तो याद रखना, इस फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। सबसे पहली क्लिनिकल जीन चिकित्सा जो है वो 1990 के अंदर दी गई थी एक 4 साल की गर्ल को, एक 4 साल की बच्ची को जो ग्रसित थी किससे? एक रोग से जिसका कि नाम था स्किड, या इसको बोलते हैं SCID, या तो स्किड कहिए या क्या कहते हैं? SCID, राइट, जिसको बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले
जीन चिकित्सा का जो अनुप्रयोग है वो 1990 के अंदर एक 4 साल की बच्ची के ऊपर किया गया, जो एक ग्रसित थी एक रोग से जिसका की नाम था स्किड या SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। जैसे कि नाम दर्शा रहा है, ये बच्ची एक ऐसे रोग से ग्रसित थी जो प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। मतलब इस बच्ची के प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर न्यूनता थी, राइट। शी वॉज डेफिशिएंट इन हर इम्यून सिस्टम। आपको मैं बता दूं, शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपको रोग जनकों से, पैथोजन से लड़ने की क्षमता देता है, ठीक है। पैथोजन से लड़ने की क्या देता है, क्षमता देता है। तो इस गर्ल के अंदर जो इम्यून सिस्टम था वो डेफिशिएंट था। अब प्रश्न उठता है कि हम सबके अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है, इस बच्ची के अंदर ऐसा क्या हो गया कि उसके अंदर ये रोग हो गया और उसका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो गया। तो आपको मैं बता दूं कि इम्यून सिस्टम की वर्किंग के लिए, इम्यून सिस्टम की वर्किंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जरूरी होता है और उसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। वापस से बोल रहा हूं, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। हम सब इस रोग से इसलिए ग्रसित नहीं है क्योंकि हमारे अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है, और एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बनाने वाली एक जीन होती है जिसका की नाम है एडीए जीन, एडिनोसिन डीएमिनेज जीन। ओके, अब इस गर्ल के अंदर क्या हुआ, दिस गर्ल वाज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। इस बच्ची के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की क्या थी, डेफिशिएंसी थी। शी वाज सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी। अब एडीए क्यों जरूरी होता है तो साफ कर दिया यहां पर, दिस एंजाइम, देखो यहां पर लिख दिया है, दिस एंजाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र की क्रिया के लिए ये एंजाइम बहुत बहुत जरूरी है, राइट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, इस गर्ल के अंदर ये एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी क्यों हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि इस गर्ल के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बनाने वाली जो जीन थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई, विलोपित हो गई। और आप जानते हो डिलीशन वगैरह जो हुए होंगे वो किसी जीन म्यूटेशन के कारण होते हैं, उत्परिवर्तनों के कारण होंगे। बात समझ में आ रही। तो ये गर्ल क्यों सफर कर रही थी इस रोग से, क्योंकि इस गर्ल के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बनाने वाली जो एडीए जीन थी वो विलोपित हो गई, राइट। तो वो सफर कर रही थी SCID से, ठीक है। अब यूं समझिए कि जब जीन चिकित्सा का विकास नहीं हुआ था, जब बायोटेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, तब भी इस प्रकार के जो डिसऑर्डर्स थे, राइट, जैसे कि SCID वगैरह जो है, इस प्रकार के डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के डिस्कवरी के भी पहले वैज्ञानिकों ने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश पूरी तरीके से कारगर सिद्ध नहीं हुई। क्या क्या कोशिश की गई थी वो देखिए, फिर हम लोग जीन थेरेपी के ऊपर आते हैं। देखो यहां पर, इन सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों के अंदर इस इम्यूनो डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। वापस से बोल रहा हूं, एडीए डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए, एडीए डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए कुछ बच्चों के अंदर जीन चिकित्सा के भी पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कहते हैं, राइट। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण क्या होता है, तो देखो अस्थि मज्जा के अंदर एक स्पेशल सेल्स होती है जिनको कि हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। वापस से बोल रहा हूं, अस्थि मज्जा के अंदर लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स के अंदर ही क्या होती है, वो जीन होती है जो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, ठीक है। और आप जानते हो कि लिम्फोसाइट्स ही प्रतिरक्षा देने वाली होती है, ठीक है। दूसरा जो है, कुछ बच्चों को ट्रीट किया गया था, कुछ बच्चों को जो कि इस इम्यूनो डेफिशिएंसी से ग्रसित थे उनको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से ट्रीट किया गया था। किससे ट्रीट किया गया था, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से, जिसमें कि फंक्शनल एडीए एंजाइम, राइट, जिसको कि कहते हैं फंक्शनल एडीए जीन को पेशेंट्स के अंदर, फंक्शनल एडीए जीन को पेशेंट के अंदर इंजेक्शन के द्वारा क्या किया गया, डाला गया। वापस से बोल रहा हूं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में फंक्शनल एडीए एंजाइम को, राइट, पेशेंट के शरीर के अंदर सुई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा डाला गया। लेकिन दोनों ही ये जो अप्रोच है, यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये दोनों ही अप्रोचेस जो है
वो पेशेंट्स को या बच्चे जो कि इम्यूनोडेफिशिएंसी से ग्रसित थे उनको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाई। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, इन द मीनवाइल जीन थेरेपी की डिस्कवरी हुई, या यूं मैं कह सकता हूं बायोटेक्नोलॉजी की जब डिस्कवरी हुई तो एक एप्लीकेशन आई जिसका कि नाम था जीन थेरेपी। तो हमने इस इम्यूनोडेफिशिएंसी से ग्रसित बच्ची जिसको SCID कहते हैं उसको ठीक करने की कोशिश की। टू क्योर दिस जीन थेरेपी वाज यूज्ड, मतलब ये हुआ कि इस रोग को ठीक करने के लिए क्या यूज किया गया, जीन थेरेपी को यूज किया गया। ठीक है, व्हाट वी यूज्ड द जीन थेरेपी, ओके, where lymphocytes from the blood of the patients are grown in culture outside the body। मतलब इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो क्या किया गया कि पेशेंट के शरीर के रक्त से लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाल दिया, और लिम्फोसाइट्स को बाहर निकालकर हमने क्या किया, उन्हें कल्चर किया। वापस से बोल रहा हूं, लिम्फोसाइट्स को पेशेंट के शरीर में उपस्थित रक्त से बाहर निकाला और उनको शरीर के बाहर संवर्धन माध्यम में क्या किया, ग्रो किया। याद रहे, ये जो लिम्फोसाइट्स पेशेंट के शरीर से बाहर निकाली गई है वो नॉन फंक्शनल है। याद रखना, वो कैसी है, नॉन फंक्शनल है, अर्थात उनके अंदर एडीए जीन नहीं है, ओके। अब हमने क्या किया, हमने नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स को शरीर के बाहर निकाल दिया है, हम उसको संवर्धन माध्यम के अंदर ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, फंक्शनल एडीए जीन लिया और उसको जुड़ा किसके साथ में, रेट्रोवायरस वेक्टर के साथ में। हमने फंक्शनल एडीए जीन को लिया और उसको जुड़ा किसके साथ में, रेट्रोवायरस के साथ में, और अब रेट्रोवायरस वेक्टर या वाहक के माध्यम से हमने इस फंक्शनल एडीए जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, ये जो हमने लिम्फोसाइट्स बाहर निकाली थी ना नॉन फंक्शनल, उनके अंदर क्या कर दिया, इसको डाल दिया, और फिर इन फंक्शनल एडीए जीन युक्त लिम्फोसाइट्स को रिटर्न कर दिया वापस से, कहां पर, पेशेंट के शरीर के अंदर। तो समझ में आ रहा है क्या किया गया, सबसे पहले पेशेंट के रक्त से हमने नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला जिनमें फंक्शनल एडीए जीन नहीं थी। अब हमने रेट्रोवायरस वेक्टर की मदद से फंक्शनल एडीए जीन को इन नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स के अंदर डाल दिया, और फिर से फंक्शनल एडीए जीन युक्त इन लिम्फोसाइट्स को कहां पर डाल दिया, पेशेंट के शरीर के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये जीन थेरेपी के अंदर अप्लाई किया गया। नाउ ये सब कुछ करने के बाद में भी जब आपने फंक्शनल जीन डाल दिया है तो नेचुरल है कि वो फंक्शनल जीन जो है वो पेशेंट के शरीर के अंदर जाकर क्या होगी, एक्सप्रेस होगी, राइट। और जो इम्यून सिस्टम है, राइट, फंक्शनल एडीए जीन अंदर जाएगी तो नेचुरल है कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाएगी। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है वो इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इस बच्ची के अंदर जो SCID से ग्रसित थी वो इम्यूनोडेफिशिएंसी जो थी, प्रतिरक्षा तंत्र की जो कमी थी वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में भी, इस जीन थेरेपी को अप्लाई करने के बाद में भी वैज्ञानिक इस डिजीज को पूरी तरह से क्योर करने में सफल नहीं हो पाए। अब प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी एप्लीकेशन को यूज किया गया, जब फंक्शनल शरीर के अंदर फंक्शनल जीन को ही शरीर के अंदर डाल दिया तो फिर ये डिजीज पूरी तरीके से क्योर क्यों नहीं हुई। तो उसका कारण है कि हमने फंक्शनल एडीए जीन को किस में डाला था, लिम्फोसाइट्स में। लेकिन यहां क्लियर लिख रखा है कि लिम्फोसाइट सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, लिम्फोसाइट सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, यानी कि लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो होती है वो अमर नहीं है। लिम्फोसाइट कोशिकाओं का एक पर्टिकुलर क्या होता है, जीवन काल होता है। लिम्फोसाइट कोशिकाओं का क्या होता है भाई, एक पर्टिकुलर जीवन काल होता है। तो जब उस लिम्फोसाइट्स का जीवन काल पूरा हो जाएगा, राइट, तो नेचुरल है कि फिर से वही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी पेशेंट के शरीर के अंदर। भाई समझ में आ रहा है, लिम्फोसाइट्स के अंदर आपने एडीए जीन को डाला है। अब आप लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं होती है, अमर नहीं होती है, वो अपना जीवन काल पूरा करने के बाद में फिर से नॉन फंक्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो पूरी की तरह से वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाया। और इसमें एक दिक्कत आ रही थी कि वैज्ञानिकों को इस आनुवंशिक अभियांत्रिक लिम्फोसाइट्स, मतलब ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स है जिनके अंदर हमने फंक्शनल एडीए जीन को डाला था, इसको पेशेंट के शरीर के अंदर पीरियोडिकली बार बार डालना पड़ रहा था, राइट, क्योंकि ये सेल्स इमॉर्टल नहीं थी। ये देखो, दीज पेशेंट्स रिक्वायर्ड
पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, बार बार जैसे ही लिम्फोसाइट्स का जीवन काल पूरा होता है पेशेंट के शरीर के अंदर, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती। तो वैज्ञानिकों को बार बार फंक्शनल एडीए जीन युक्त लिम्फोसाइट्स को इस रोगी के शरीर के अंदर क्या करना पड़ रहा था, डालना पड़ रहा था। इसलिए ये रोग पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया। फिर वैज्ञानिकों ने इसका एक हल बताया कि वाई दे वर नॉट सक्सेसफुल, उनको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने बताया, हाउएवर, उन्होंने बताया कि if the gene isolated from bone marrow cells producing ADA, वापस से बोल रहा हूं, if the gene isolated from bone marrow cells producing ADA, यदि हम बोन मैरो की जो सेल्स है जो एडीए बनाती है, जो एडीए बनाती है, एडीए मतलब एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम वाली जो जीन है, राइट, जो कि एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बना सकती है, यदि हम उन सेल्स को बोन मैरो से आइसोलेट करके और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर, यदि पेशेंट की एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर उसको डाल दें तो इट कुड बी ए परमानेंट क्योर। याद रखना कि भ्रूणीय अवस्था की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, इमॉर्टल होती है। याद रखना, भ्रूणीय अवस्था के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं इमॉर्टल होती है, अमर होती है, टोटिपोटेंट होती है, पूर्ण शक्त होती है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि हम क्या कर दें, इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए, यानी कि हम यदि जीन को आइसोलेट कर ले, कहां से, बोन मैरो से, राइट, और जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही है, वहां पर एडीए जीन प्रोड्यूस कर रही है, और उस जीन को हम बोन मैरो से निकाल कर, और यदि हम जो अर्ली एम्ब्रियो होता है ना, जिसके अंदर डिजीज डायग्नोज हुई है, यदि उसके अंदर हम जीन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर दें, तो ये डिजीज परमानेंटली क्योर हो सकती थी। समझिए, ये डिजीज क्यों नहीं क्योर हो पाई थी, क्योंकि ये 4 साल की बच्ची के ऊपर, ये 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर किया गया था, राइट। लेकिन यही चीज, यही रोग यदि इस बच्ची के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर मालूम पड़ जाता, और यदि हम फंक्शनल एडीए जीन को, जिसको कि हमने बोन मैरो की सेल से निकाला है, उसको लेकर हम इस एम्ब्रियोनिक, इस गर्ल की एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर डाल देते, तो ये एक परमानेंट क्योर हो सकता था। क्योंकि याद रखना कि बोन मैरो की जो, या एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती है, भ्रूणीय कोशिकाएं जो होती है, वो कैसी होती है, इमॉर्टल होती है। तो कहने का इतना सा मतलब है कि जीन थेरेपी सक्सेसफुल हो सकती है यदि हम जीन का इनेकुलेशन या जो इंट्रोडक्शन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कर दें। यानी कि यदि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कोई डिजीज डायग्नोज हो जाए और उसमें हम फंक्शनल जीन को यदि एम्ब्रियो के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, तो डिजीज जो है वो परमानेंटली क्योर हो सकती है, राइट। ये जीन थेरेपी से संबंधित जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया। क्लियर है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन पढ़ी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कि हमने कहा था दैट इज जीन थेरेपी। हम आने वाले दिनों के अंदर जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं, अब चाहे वो आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए अंतरक्षेप हो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हो, बीटी कॉटन हो, राइट, या फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो, है ना, इन सब के ऊपर भी बहुत जल्दी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। तो देखते रहिए और मेरे वीडियोस को खूब सारा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। थैंक्स अ लॉट।